Hello everyone, welcome to my channel. I hope you guys are well and I hope you guys are learning well. लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था एटमॉस्फेयर। उसका पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया था। आज उसी टॉपिक का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया कुछ जनरल कुछ बेसिक चीज़ें हमारे वायुमंडल के बारे में कि कौन कौन सी गैसेस इसमें पाई जाती हैं, हरित गृह प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं। आज के इस पार्ट में, आज के इस वीडियो में हम हर एक गैस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सी गैस किस मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है, क्या काम वो करती है, वो किसके लिए लाभदायक है, किसके लिए नुकसानदायक है। हर एक चीज़ के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे और डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं सीधे हमारे टॉपिक पे। लेट्स बिगिन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। ये वही हमारा टॉपर बच्चा है जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में पाया जाता है, जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया था। 78.08% की मात्रा में ये वायुमंडल में पाया जाता है। इसको हमने एक ट्रिक से लास्ट वीडियो में याद करने की कोशिश की थी। कुछ बातें जान लेते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन जो है ये पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी कि पेड़ पौधों को ये प्रोटीन पहुंचाता है, प्रोटीन देता है नाइट्रोजन। जो हम खाद का प्रयोग करते हैं, जब हम फसलें उगाते हैं, जब हम जिस खाद का प्रयोग करते हैं उसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। नाइट्रोजन जो है वो आग को फैलने से रोकता है। अभी थोड़े ही समय पहले हिमाचल प्रदेश की एक न्यूज़ आई थी, एक न्यूज़ देखने को मिली थी जिसमें ये कहा गया था कि अब फायर ब्रिगेड जो है वो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं बल्कि नाइट्रोजन पाउडर का यूज़ करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन जो गैस है वो आग को तेज़ी से फैलने से रोकती है। इस वजह से अब आने वाले टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड की जगह नाइट्रोजन पाउडर का इस्तेमाल किया जाएगा आग को बुझाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में है, नाइट्रोजन वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नाइट्रोजन रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता, इसकी कोई गंध नहीं होती, यानी कोई स्मेल भी नहीं होती नाइट्रोजन की, ना ही कोई टेस्ट होता है, ना ही कोई स्वाद इसका होता है। गैस जो होती है वो रंगहीन होती है, गंधहीन होती है और स्वादहीन होती है। नाइट्रोजन के बारे में नेक्स्ट बात ये है कि नाइट्रोजन गैस के धुएं का इस्तेमाल रंगमंच में किया जाता है। रंगमंच में अगर आपको आसान भाषा में समझाऊं तो आपने कई सारे सॉन्ग्स देखे होंगे, कई सारे प्ले या ड्रामा देखे होंगे जहां स्टेज के ऊपर नीचे धुएं का इस्तेमाल किया जाता है उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। वो धुआं असल में नाइट्रोजन गैस होती है। तो ये कुछ बातें हैं नाइट्रोजन के बारे में जो हमें जाननी ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी गैस के बारे में, जो कि है ऑक्सीजन, जो कि दूसरी बड़ी मात्रा में हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, यानी कि 20.94% की मात्रा में ये हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है जीवनदायिनी गैस है, ये हम सभी जानते हैं। ऑक्सीजन के बिना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हमारी लाइफ होगी ही नहीं। क्योंकि दूसरी जो विशेषता है ऑक्सीजन की वो ये है कि ये आग लगाने में सहायक होती है, यानी कि किसी क्षेत्र में अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ आग बहुत आसानी से लग जाएगी और फैलेगी। इसको एक एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। रिसेंटली अमेज़ॉन के जंगलों में आग लगी थी, जो कि बहुत ही तेज़ी से फैली थी। क्यों फैली थी? क्योंकि जंगलों में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो जंगलों में क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जंगलों में आग भी बहुत तेज़ी से फैलती है। तो ऑक्सीजन क्या करती है? आग को तेज़ी से फैलाती है, आग को तेज़ी से फैलाने का काम करती है। अगला पॉइंट जो ऑक्सीजन के बारे में जानना ज़रूरी है वो ये है कि ऑक्सीजन गैस का प्रयोग भोजन के ऑक्सीकरण में किया जाता है। ऑक्सीजन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? भोजन के ऑक्सीकरण में किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे थर्ड टॉपर बच्चे के बारे में, यानी कि आर्गन गैस के बारे में, जो कि हमारे वायुमंडल में पाया जाता है 0.93% की मात्रा में। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। आर्गन गैस जो है वो तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है। आर्गन गैस का इस्तेमाल विद्युत उपकरणों में किया जाता है, जैसे कि बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, इन सब में आर्गन गैस का यूज़ होता है। ओके,
चलिए अब बात करते हैं CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, जो कि चौथे स्थान पर हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। चौथे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वायुमंडल में। 0.03% की मात्रा में ये हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक भारी गैस है, और क्योंकि ये भारी है इसलिए वायुमंडल में ये निचली परत में पाई जाती है। अगर हल्की होती तो ऊपरी परत में पाई जाती, लेकिन क्योंकि ये भारी गैस है इसलिए ये निचली परत में पाई जाती है। CO2 गैस सर्वाधिक हरितगृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए या हरितगृह प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है। ये सूरज की किरणों को पृथ्वी तक आने तो देती है लेकिन उनको वापस नहीं जाने देती है, जिस वजह से हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, और इसके लिए CO2 जिम्मेदार है। तो एक तरीके से ये नुकसान पहुंचाती है हमें, ये एक नुकसानदायक गैस है हमारे लिए। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें CO2 के बारे में, तो CO2 आग बुझाने के यंत्र में इस्तेमाल होती है, यानी कि अग्निशमकों में आग बुझाने के यंत्रों में CO2 का इस्तेमाल किया जाता है। जिन यंत्रों का प्रयोग हम आग बुझाने के लिए करते हैं उसमें हम CO2 का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं CO2 के बारे में। नेक्स्ट जो हमारी गैस है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है हाइड्रोजन। अब आ चुके हैं हमारे ग्रुप बी वाले बच्चे, जो डफर स्टूडेंट्स का ग्रुप था, उनके बारे में अब हम बात करते हैं। हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्की गैस है। ये ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में अगर कोई गैस पाई जाती है तो वो है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस मानी जाती है। हाइड्रोजन का सबसे बड़ा उदाहरण है सूर्य। सूर्य हाइड्रोजन का गोला है। हाइड्रोजन गैस को जलाने पर अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि ये बहुत अधिक ऊर्जा देती है हाइड्रोजन गैस, इसलिए इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है एक कि भविष्य का ईंधन किस गैस को कहा जाता है, तो हमारा आंसर वहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन। नेक्स्ट गैस के बारे में अगर हम बात करें तो वो है हीलियम। हीलियम गैस। हीलियम जो है वायुमंडल की दूसरी सबसे हल्की गैस है। सबसे हल्की कौन सी थी? इससे पहले जो हमने पढ़ी हाइड्रोजन सबसे हल्की थी, फिर इससे पहले जो हमने पढ़ी हाइड्रोजन वो सबसे हल्की थी, और दूसरे नंबर पे सबसे हल्की गैस कौन सी है? वो है हीलियम गैस। ब्रह्मांड में दूसरे स्थान पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस भी यही है। दूसरे नंबर पे सबसे हल्की गैस है हीलियम, और दूसरे ही स्थान पे ये वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये एक अक्रिय गैस है, यानी कि ये रिएक्शन नहीं करती है, नॉन रिएक्टिव है अगर हम कहें तो। इसीलिए हीलियम गैस का यूज़ हम किस में करते हैं? जो हवाई गुब्बारे होते हैं जो आपने देखे होंगे उनमें हीलियम गैस का यूज़ होता है। इसके अलावा जो एरोप्लेन होते हैं उनके जो टायर होते हैं उसमें भी हम हीलियम गैस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हीलियम गैस जो है वो रिएक्शन नहीं करती है, इसीलिए इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? हवाई जहाज़ के टायरों में और पर्यटक गुब्बारों में। ओके, नेक्स्ट जो हमारी गैस है वो है ओजोन गैस, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट गैस है एग्ज़ाम क्राइटेरिया से आज के दिनों में, क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज़ में बनी हुई थी। जानते हैं कैसे? कुछ बातें पहले कर लेते हैं ओजोन गैस के बारे में। तो ये समताप मंडल में 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए समताप मंडल को हम ओजोन मंडल भी कहते हैं। अब ये समताप मंडल क्या है ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, जब हम वायुमंडल की परतों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि लास्ट वीडियो होगा इस टॉपिक का, उसमें हम डिस्कस करेंगे समताप मंडल के बारे में। अभी सिर्फ आप ये जान लीजिए कि समताप मंडल को हम ओजोन मंडल कहते हैं, क्योंकि उसमें सबसे अधिक मात्रा में ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन परत की जो मोटाई है वो डॉप्सन यूनिट से मापी जाती है, या डॉप्सन इकाई से मापी जाती है। अब ओजोन गैस करती क्या है? तो हमने लास्ट वीडियो में भी ये बात डिस्कस की थी कि ओजोन लेयर या ओजोन गैस हमें पराबैंगनी किरणों से या यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है, यूवी रेस से बचाती है।
यूवी रेज़ वो सूरज की ख़तरनाक किरणें होती हैं जो कि अगर सीधे हम तक पहुंच जाएं तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान हमें पहुंचाती है। स्किन कैंसर करती है, तरह तरह की बीमारियां जो है स्किन से रिलेटेड वो फैलाती है। ये पराबैंगनी किरणें बहुत ही ख़तरनाक होती है और इन किरणों से बचाने का काम हमें ओजोन गैस या ओजोन लेयर करती है। ओके, उसके अलावा CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, वो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है ओजोन गैस को। CFC का एक अणु ओजोन लेयर के 1,00,000 अणु को तोड़ देता है और CFC जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चलती है इनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में CFC गैस निकलती है, इस वजह से ओजोन गैस को नुकसान पहुंचता है। रिसेंटली जैसे कि हम जानते हैं कि पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन में था कोरोना के चलते, तब बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज़ थी सब बंद हो चुकी थी, हर जगह प्रोडक्शन बंद हो गया था बिल्कुल। CFC जो है इसका बड़े बड़े उद्योगों से निकलना बंद हो गया था। उसके चलते एक बहुत अच्छा काम रिसेंटली हुआ है कि जो ओजोन लेयर में सबसे बड़ा होल था आर्कटिक ओशन के ऊपर, वो बंद हो गया है या वो ख़त्म हो गया है। इसीलिए ये न्यूज़ में थी ओजोन गैस, और बहुत अधिक चांसेस है कि आने वाले एग्ज़ाम्स में ओजोन लेयर से या ओजोन गैस से क्वेश्चंस आएंगे। 16 सितंबर 1994 में रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में एक ओजोन गैस क्षरण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसीलिए हर साल 16 सितंबर को ओजोन डे के रूप में हम मनाते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा ओजोन गैस के बारे में। ओके, नेक्स्ट जो हमारी गैस है वो है मीथेन। मीथेन गैस को हम गोबर गैस भी कहते हैं, बायोगैस भी कहते हैं और हरितगृह गैस भी कहते हैं। इसे धान के खेतों की गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारी गैस है वो है रेडॉन गैस। ये वायुमंडल की सबसे भारी गैस है। ये इतनी भारी है कि ये मृदा के अंदर या मिट्टी के अंदर ही पाई जाती है। ये वायुमंडल में एक तरीके से पाई ही नहीं जाती है, अगर आप समझें तो आसान भाषा में। ये ज़मीन पे बैठी रहती है, मृदा में पाई जाती है, लेकिन जैसे ही धरती पे कोई हलचल होती है, ये भूकंप के संकेत नज़र आते हैं। जैसे ही कोई हलचल धरती पे होती है, ये मृदा से उठ के वायुमंडल में पहुंच जाती है। तो ये गैस एक तरीके से हमें संकेत देती है भूकंप का। जैसे ही ज़मीन में हलचल होती है, ये मूवमेंट करना चालू कर देती है और ज़मीन से उठ के, मृदा से उठ के वायुमंडल में पहुंच जाती है। एकमात्र मृदा में या मिट्टी में पाई जाने वाली गैस। ओके, तो ये सारी गैसेस थी हमारे वायुमंडल की, जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। हर एक के बारे में हमने पढ़ा है, समझा है, समझने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो, प्लीज़ गिव अ थम्स अप and do not forget to share and subscribe. Thank you.